उस दिन खेत में पानी नहीं, बहू ने लगा दी जान। कहानी शुरू होती है उस खेत से जहाँ 3 दिन से मोटर नहीं चली थी। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। पर इन 3 दिनों में एक पूरे परिवार की नींद उजाड़ दी थी। धूप ऐसी पड़ रही थी मानो आसमान से आग बरस रही हो। खेत की मिट्टी जो कभी नमी से महकती थी, अब सूखकर दरक गई थी। हर दरार ऐसी लग रही थी जैसे धरती के सीने पर जख्म हो गए हो। फसल जो कभी हरी भरी लहलहाती थी, वो अब झुककर मौत की आहट सुन रही थी। और इस सब के बीच बाबूजी, जिनकी उम्र ने उनके शरीर को तो झुका दिया था पर उनके अहंकार को नहीं, खेत के किनारे बैठे धूप में तप रहे थे। उनकी आंखों में पानी नहीं था, सिर्फ आग थी। उनके हाथों में लाठी थी और दिल में कर्ज का बोझ था। शहर से मिस्त्री आया था, मोटर देखकर गया था और जाते जाते एक सजा सुना गया था। मोटर पूरी तरह बैठ गई है, नई मोटर लगानी पड़ेगी। 20,000 का खर्चा है। 20,000 ये सिर्फ एक संख्या नहीं थी, ये उस घर की छत थी, उस खेत की रोटी थी, बाबूजी की नींद थी। और 20,000 के लिए साहूकार का कर्ज लेना मतलब आने वाले सालों तक गुलामी खरीदना था। इससे अच्छा तो एक ही बार में आग लगा दे इस खेत में। बाबूजी की आवाज खेत के कोने कोने में गूंज रही थी। उनकी दहाड़ ऐसी थी मानो वो सिर्फ मोटर से नहीं, पूरी किस्मत से लड़ रहे हो। हर साल का यही नाटक है। इससे अच्छा तो एक ही बार में आग लगा दे इस खेत में, सुखा दे हमारी रगों का खून भी। उनकी आंखों, उनकी आवाज में इतना दर्द था कि हवा भी भारी हो गई। उनके बगल में बेटा शिवम चुपचाप खड़ा था। बेटा जो बाप की हर बात को सिर झुकाकर सुनता था, भले ही उसके दिल में उस बात से सहमति ना हो। और ठीक उसी समय एक लोटा पानी लिए खेत की मेड़ पर बहू मीरा खड़ी हुई। बाबूजी, धूप बहुत तेज है, थोड़ा पानी पी लीजिए। उसकी आवाज में नम्रता थी, पर आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। बाबूजी ने बिना देखे ही झटक दिया, मुझे पानी मत पिला, मेरे खेत को पानी चाहिए। बहू, जाओ यहाँ से, औरतों का खेतों में काम क्या काम। घर जाओ और जाके चूल्हा फूको। मीरा के हाथ से लोटा छूटा नहीं, पर उसके मन से एक बात छूट गई। बाबूजी, ये मोटर खराब नहीं है, बस सॉफ्ट जाम हो गया है और कोयल जल गई है। बहू के हाथ में अगर औजार आ जाए तो बाबूजी का अहंकार डगमगा जाता है। ये सुनते ही बाबूजी ऐसे उठे मानो बिजली गिरी हो। उनकी नजर पहले मीरा पर पड़ी, फिर उसके हाथों पर और फिर उसकी बाह पर, सरकती हुई पल्लू पर। ये क्या बेशर्मी है, पल्लू सरक रहा है तुम्हारा और तुम इस कबाड़ को छू रही हो। मेरे घर की औरतें अब मिस्त्री का काम करेगी, यही सिखाया है तेरे बाप ने। उसकी आवाज में गुस्सा था, पर उससे ज्यादा डर था। डर उस इज्जत का था जो उसने सालों से बनाई थी और जो अब एक औरत के हाथों में औजार आने से रहने लगी थी। मीरा ने अपनी आंखें नीची नहीं की, उसने सीधे बाबूजी की आंखों में देखा और कहा, बाबूजी, मैंने अपने पिता के गैरेज में बचपन बिताया है। खिलौनों की जगह पाने और हथौड़ी से खेली हूँ। मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। हमें 20,000 की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे कुछ औजार दे दीजिए। उसकी आवाज में कोई गुहार नहीं थी, सिर्फ एक सच था। वो जानती थी कि वो कर सकती है, पर बाबूजी के लिए ये सच उनकी पूरी दुनिया से ज्यादा भारी था। जुबान बंद कर अपनी, तू इस घर की इज्जत है, कोई सड़क छाप मैकेनिक नहीं। अगर आज के बाद तूने किसी भी मशीन को हाथ लगाया तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, समझी तू। रात का सन्नाटा और खेत में एक अकेली रोशनी। शिवम ने मीरा को कमरे तक पहुंचाया, पर उसके कदम भारी थे। उसने मीरा से कहा, तू पागल हो गई है क्या? बाबूजी की जान निकल रही है कर्जे के मारे और तुझे अपना हुनर दिखाना है। मीरा ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक सवाल था। शिवम, अगर पानी नहीं मिला तो हम सब भूखे मर जाएंगे। वो पंप में 2 घंटे में चालू कर सकती हूँ, मुझे बस एक मौका दे दो। शिवम ने आंखें बंद कर ली। मौका? अगर बाबूजी ने तुझे औजार पकड़े देख लिया ना, तो वो जीते जी आग लगा लेंगे खुद को। तो भूल जा कि तूने कभी गैरेज देखा था। तो सिर्फ इस घर की बहू है। सो जा। वो चला गया और मीरा सोई नहीं,
वो रात के सन्नाटे में उठी। घर के सब लोग सो चुके थे। बाबूजी की खांसी थम गई थी। शिवम की सांसें गहरी हो चुकी थी। मीरा ने अपने हाथों को देखा, वही हाथ जो कभी स्पेनर और प्लायर से खेले थे, आज चूड़ियों से लदे थे। उसने चुपके से दरवाजा खोला। पैरों में चप्पल नहीं पहनी, आवाज ना हो इसलिए वो खेत की तरफ बढ़ी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था, जिसमें उसने पिता से सीखे हर वो औजार रख लिया था जो घर में पड़ा मिला था। खेत में अंधेरा घना था, पर उसकी आंखों को मशीन ढूंढने में देर न लगी। वो मोटर के पास बैठ गई और उसने मशीन से बात करना शुरू कर दिया। तू बस थोड़ा सा और सहन कर ले, मैं तुझे ठीक करूंगी। उसने कोयल निकाली, तारों को परखा, वही तार जो उसके पिता ने उसे सिखाया था कि कैसे बाईपास करना है, कैसे जले हुए तार को नए से बदलना है। और उसके हाथ कांप रहे थे, पर उंगलियां वही काम कर रही थी जो सालों पहले गैरेज में सीखी थी। रुक जा कलमुही। जब बाबूजी खेत पर आ धमके, उसने मोटर का ढक्कन खोला, कोयल निकाली, तारों को जोड़ा। उसके माथे पर पसीना था, हाथों पर ग्रीस लग गया था, पर उसकी आंखों में बस एक ही ध्यान था, ये मोटर चलनी चाहिए। और फिर उसने स्विच दबाया। मोटर ने आवाज दी, एक बार, दो बार, और फिर भा 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 करके मोटर चल पड़ी। मीरा के हाथ कांप रहे थे, पर अब खुशी से पानी निकलना शुरू हुआ। धरती की दरारों में पानी उतर रहा था और मीरा की आंखों में आंसू उतर रहे थे, पर यह खुशी देर तक नहीं टिकी। रुक जा कलमुही। बाबूजी की आवाज पीछे से आई और वो लाठी लिए खेत में खड़े थे। और उनके पीछे शिवम भी था, जिसके चेहरे पर डर और मजबूरी दोनों थे। बाबूजी की आंखें मीरा के हाथों पर थी, हाथों पर ग्रीस, हाथों में पाना और हाथों में वो मशीन जिसे उन्होंने कभी औरत के हाथ लगाने लायक नहीं समझा। मैंने कहा था कि इस मशीन को हाथ मत लगाना, तूने मेरे हुक्म के ऊपर चढ़ गई। तेरे हाथ में ये पाना, ये ग्रीस, ये मेरी इज्जत की कालिक है जो तूने मेरे मुंह पर पोत दी है। मीरा उठी, उसने बाबूजी की तरफ देखा और कहा, बाबूजी मोटर ठीक हो गई है, बस एक बार चालू करने दीजिए, फिर हमारा खेत बच जाएगा। बाबूजी ने लाठी उठाई, मुझे वो फसल नहीं चाहिए जो एक औरत के एहसान से बचे। हट जा उस मशीन से दूर, वरना आज ये लाठी तेरे सिर पर टूटेगी। मीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया, मार दीजिए बाबूजी, पर ये मशीन में चालू करके ही मानूंगी। बाबूजी ने लाठी उठाई थी कि शिवम ने दौड़कर उनका हाथ पकड़ लिया। बाबू छोड़ दीजिए, बाबूजी छोड़ दीजिए। लेकिन बाबूजी ने झटके से हाथ छुड़ाया और मोटर की तरफ बढ़ गए, उसे बंद करने के लिए। बंद होती मोटर और खुलता आसमान। बाबूजी ने मोटर बंद कर दी। पानी थम गया। खेत फिर से चुप हो गया। बाबूजी ने मीरा की तरफ देखा और कहा, जिस पानी में मेरी इज्जत डूब जाए, वो पानी मेरी फसल को जहर कर देगा। मैं ये पानी नहीं चाहता। मीरा के पैर जमीन पर टिके थे, पर उसकी आवाज आसमान तक गई। बाबूजी, आप ये पानी नहीं चाहते। ये पानी सिर्फ आपकी जिद नहीं है, ये इस घर की रोटी है। आप बहुत बड़े किसान हैं, पर आप अपनी मिट्टी से प्यार नहीं करते। आप सिर्फ अपने अहंकार से प्यार करते हैं। आज आपने मोटर नहीं बंद की, आपने अपने ही बेटे का गला घोंट दिया है। बाबूजी की लाठी कांपी और उनके हाथ में लाठी थी, पर उनकी आंखों में पहली बार हार थी। उन्होंने शिवम से कहा, इस औरत को लेकर अभी इसी वक्त घर चल। अगर कल सुबह तक ये इस घर में दिखी, तो मैं इसी सूखे कुएं में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। शिवम ने मीरा का हाथ पकड़ा, मुझे माफ कर दे। मेरा बाबूजी की जिद के आगे मैं मजबूर हूँ। मीरा ने उसका हाथ छुड़ाया। मजबूर आप नहीं, आपकी सोच है। शिवम, आपको लगा मैं आपका खेत बचा लूंगी और आप मुझे शाबाशी देंगे। नहीं, आपको डर इस बात का है कि एक औरत ने वो कर दिया जो इस घर के दो मर्द मिलकर नहीं कर पाए। जब बहू घर छोड़ने लगी, तब साहूकार ने दस्तक दे दी। सुबह हुई तो मीरा ने अपना बिस्तर समेट लिया था। उसने साड़ी बदली, चूड़ियां निकाली और दरवाजे की तरफ बढ़ी। शिवम उसके सामने आ खड़ा हुआ। तो सच में घर छोड़ देगी? मेरा क्या होगा? इस परिवार का क्या होगा?
मीरा ने उसकी तरफ देखा। आपका वही होगा जो पिछले 3 दिन से हो रहा था। सूखा खेत, बाबूजी की खांसी और साहूकार की गालियां। जो घर मेरी काबिलियत को मेरी बेशर्मी मानता है, उस घर में मैं घुटकर नहीं मरूंगी। उसने कदम बढ़ाया ही था कि बाहर शोर हुआ। साहूकार गजेंद्र अपने 4 लड़कों के साथ आ चुका था। उसके हाथ में बैंक का नोटिस था। वह दिनाना, वाह, बहू को निकालने की बड़ी जल्दी है। पहले मेरा हिसाब तो चुका दे, वरना आज बहू बाद में जाएगी, पहले तू इस घर से बाहर निकलेगा। बाबूजी आगे बढ़े। गजेंद्र, आज का दिन मत खराब कर। मैंने कहा था ना, 2 दिन का वक्त दे, मोटर बनने गई है। फसल में पानी लगते ही तेरा पैसा दे दूंगा। गजेंद्र ने नोटिस उछाला। वक्त खत्म बुड्ढे, तेरा पंप कबाड़ है और तेरा खेत सूख चुका है। ये ले बैंक का नोटिस, आज से ये जमीन और ये घर मेरा है। ये लड़कों, निकालो इन सबका सामान बाहर। लड़कों ने आगे बढ़कर बाबूजी को धक्का दिया। बाबूजी गिरते गिरते बचे और ठीक उसी समय मीरा बीच में आ खड़ी हुई। गजेंद्र, मेरे ससुर को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? उस दिन बहू ने सिर्फ मोटर नहीं, पूरे घर की सोच ठीक कर दी। गजेंद्र हंसा। अरे वाह, बड़ी सैलरी बन रही है। तेरा तो घर से निकलने का वक्त था ना, जा निकल यहाँ से। रास्ते का रोड़ा मत बन। मीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया। मोटर खराब नहीं है गजेंद्र, मोटर कल रात मैंने खुद अपने हाथों से चालू की है, और जब तक मेरे हाथों में जान है, इस खेत को और इस घर को नीलाम नहीं होने दूंगी। गजेंद्र की हंसी और तेज हो गई। अरे दीनाना, तेरी बहू तो बड़ी मजाकिया निकली। जो मोटर शहर का मिस्त्री नहीं बना पाया, उसे लौंडिया बनाएगी। ये सुनते ही शिवम का गुस्सा फूट पड़ा। गजेंद्र, जुबान संभाल कर बात कर, नहीं तो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। गजेंद्र ने हाथ खड़े कर दिए। अच्छा, तो चलो मेरे साथ खेत पर। अगर उस मोटर से पानी का एक कतरा भी ना निकला तो ये घर, ये जमीन सब मेरा, और तुम सब एक जोड़ी कपड़ों में यहाँ से निकल जाओगे। हम सब की खेत की तरफ दौड़े। मीरा ने मोटर का स्विच दबाया, मोटर चली। पानी निकला, पर सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, फिर मोटर ठप हो गई। सन्नाटा छा गया। गजेंद्र हंसा। खत्म, सब खत्म हो गया। ए लड़को, इनके घर का ताला तोड़ो। मीरा मोटर के पास बैठ गई। उसने कोयल खोली। उसका हाथ कांप रहा था। उसने देखा वो तार जो उसने रात को जोड़ा था, वो झटके से टूट गया था। उसके हाथों से औजार छूट गया। ये तार रात को मेरे झटके से टूट गया था। मैंने अपने ही हाथों से अपने खेत का गला घोट दिया। गजेंद्र ने लड़कों को इशारा किया। उन्होंने बाबूजी और शिवम को पकड़ लिया। चल बुड्ढे, बहुत हो गया नाटक, बाहर निकल मेरी जमीन से। तभी मीरा ने नंगे तार को हाथ में लिया। छोड़ उन्हें, गजेंद्र चिल्लाया। नहीं, मेरा करंट लग जाएगा, जान चली जाएगी तेरी, शिवम चिल्लाया। मीरा, नंगा तार है, मर जाओगी तुम। मीरा ने शिवम की तरफ देखा। शिवम, खंबे के पास जा, मेन लाइन का कट आउट गिरा, जल्दी दौड़। शिवम दौड़ा। गजेंद्र के लड़के बाबूजी को पकड़े हुए थे। तभी बाबूजी ने लाठी उठाई और जोर से चिल्लाए, खबरदार, अगर मेरी बहू की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो ये लाठी तुम्हारे सिर पे टूटेगी। मेरा खेत नीलाम हो जाए, पर मेरे जीते जी मेरी बहू को कोई हाथ नहीं लगाएगा। उधर शिवम ने कट आउट उठाया, जोड़ा, और मीरा मीरा ने तार जोड़ दिया। भाप भा भा करके पानी निकल गया। खेत में पानी दौड़ गया। धरती की दरारें भरने लगी और मिट्टी की महक हवा में उड़ने लगी। उस दिन बाबूजी ने अपनी पगड़ी उतार दी थी और बहू के हाथों में रख दी थी। गजेंद्र चुप था। उसने मीरा की तरफ देखा और मुंह फेर लिया। फसल कटने पे अपना पैसा लेने आऊंगा। और वो अपने लड़कों को लेकर चला गया। और बाबूजी मीरा के पैरों में गिर पड़े। मुझे माफ कर दे बहू, मैं इस जमीन का मालिक नहीं, एक अंधा और अहंकारी बूढ़ा हूँ। जिस पगड़ी का मुझे इतना घमंड था, आज उसी पगड़ी को तूने इस कीचड़ में रुलने से बचाया है। तूने आज सिर्फ खेत नहीं, मेरी इज्जत बचा ली। मीरा ने उन्हें उठाया। उसने अपने हाथों से बाबूजी की पगड़ी संभाली और उनके सिर पर रख दी। बाबूजी, पगड़ी आपके सिर पर ही अच्छी लगती है, पर उस पगड़ी के भारी बोझ के नीचे इस घर की बेटियों और बहुओं को मत दबाइए।
हम चूल्हा जलाकर आपका घर भी रोशन कर सकती हैं और हथौड़ी उठाकर आपके खेत भी सींच सकती हैं। बाबूजी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने मीरा के हाथ पकड़ लिए, वही हाथ जिन पर कल तक उन्हें ग्रीस लगने से गुस्सा आता था। बेटी, मैंने गलत किया। आज के बाद इस घर के बाहर कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। तेरे हाथों में कांच की चूड़ियां भी रहेंगी और ये मशीन के औजार भी। आज से इस घर का और इस खेत का फैसला तू करेगी। शिवम ने पास आकर मीरा का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में नमी थी पर चेहरे पर वो गर्व था जो कभी उसने सिर्फ बाबूजी के चेहरे पर देखा था। मीरा ने चारों तरफ देखा। सूखा खेत अब पानी से भर रहा था। धरती की दरारें बंद हो रही थी और हवा में मिट्टी की वही पुरानी महक थी जो कभी उसकी सास ने बताई थी। बेटा, जब खेत में पानी आता है तो मिट्टी अपने बच्चों को बुलाती है। आखिर में एक सवाल आपसे आज इस कहानी को पढ़कर आपको क्या लगता है? क्या असली ताकत मशीन में होती है या उस इंसान में जो मशीन को समझता है? और क्या वो समझ किसी लिंग भेद से बंधी हो या हो सकती है? अगर मीरा जैसी कोई आपके घर या आसपास हो तो क्या आप उसके हाथों में औजार देंगे या फिर उससे कहेंगे तू बस घर की बहू है? आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अपने विचार हमसे कमेंट में साझा करें। क्या आपने कभी किसी औरत को ऐसा करते देखा है? ऐसे ही और कहानियां पढ़ने के लिए हमें फॉलो करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धरती की हर दरार भर सकती है, बस जरूरत है सही हाथों की, और वो हाथ चूड़ियों वाले भी हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करके जाएं। धन्यवाद।